नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने पूर्व सरकारों के विकास कार्यों से वर्तमान सरकार की तुलना की और भर्ती घोटाले, खनन माफिया और भू माफिया की गतिविधियों का आरोप लगाया। साथ ही कांग्रेस के वोट चोरी अभियान की प्रगति भी साझा की। तिवारी जी, हरीश रावत जी की सरकारों में जो काम हुए हैं उन सबको मैंने आप सबके सामने रखा है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो भर्ती घोटाले हुए हैं, जो खनन माफिया हावी हुआ है, भू माफिया हावी हुआ है, जिस तरीके से दमन किया जा रहा है छात्रों का, नौजवानों का भर्ती घोटालों के माध्यम से, वो मैंने आपके सामने रखा। हमारे समय में चीनी को गन्ने को समर्थन मूल्य दिया गया। हमारे समय में कोई फैक्ट्री ऐसी नहीं थी जिसका बकाया बचा हो, लेकिन पिछले जब से बीजेपी की सरकार है, इकबालपुर चीनी मिल का बकाये की लड़ाई लगातार देखने को मिल रही है। समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाया जा रहा है। सेब का किसान और आड़ू खुमानी का जो किसान है वो आपके देहरादून की सड़कों में कटोरे लेके प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जो हालात प्रदेश के बिगड़े हैं बीजेपी की सरकार में, उसको लेकर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की थी। साथ ही वोट चोरी का जो हमारा सिग्नेचर अभियान था, उसको लेकर हमने एक अभियान चलाया था जिसमें हमने 2 लाख का टारगेट किया था। हम 1,85,000 से ऊपर पहुंच चुके हैं और जल्दी हम 2.5-3 लाख तक पहुंचेंगे। अभी हमारे आज और कुछ आ जाएंगे और ये कल हम दिल्ली को रवाना कर रहे हैं, ताकि जो इलेक्शन कमीशन को और राष्ट्रपति को भेजे जाने 5 करोड़ के आसपास हम लोग ये सिग्नेचर अभियान भेज रहे हैं। और जो चोरी हो रही है उसका सबसे ज़्यादा जीता जाता उदाहरण उत्तराखंड है। जो पंचायत चुनाव में नैनीताल में हुआ, टिहरी में हुआ, वो सब ने देखा। और जिस तरीके से 4 जुलाई की पत्र पर हाई कोर्ट ने 11 जुलाई को टिप्पणी की कि पंचायत राज एक्ट की धारा 9 की उपधारा 6 और 7 का उल्लंघन है, उस पर चर्चा थी। और सुप्रीम कोर्ट ने भी 2 लाख का जुर्माना इलेक्शन कमीशन उत्तराखंड पर लगाया है। तो ये साबित करता है कि देश उत्तराखंड राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे होने पर देहरादून में विशेष विधानसभा सत्र आयोजित किया गया, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई। लेकिन सत्ता और विपक्ष की बयानबाजी ने माहौल को गरमा दिया। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने कांग्रेस विधायक रवि बहादुर से खास बातचीत की। क्या कुछ रहा इस बातचीत में, वो सुनिए। एक तरफ उत्तराखंड अपना 25वां स्थापना दिवस मना रहा है, रजत जयंती मनाई जा रही है, रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं। वहीं विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था रोड मैप के लिए, जनता के विकास के लिए, उत्तराखंड की जो आगामी जो रणनीतियां होने वाली हैं उसके लिए। लेकिन विधानसभा के विशेष सत्र में नोक-झोंक जो आपसी विधायकों के बीच में देखने को मिली है, देखने में स्पष्ट रूप से देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक विनोद चमोली और कांग्रेस विधायक रवि बहादुर, वीरेंद्र जाति, ये तमाम लोग, इन विधायकों के बीच में नोकझोंक हुई है। रवि बहादुर कांग्रेस के युवा विधायक हमारे साथ जनता टीवी पर मौजूद हैं, बात करेंगे। सर, स्वागत है जनता टीवी पर आपका। धन्यवाद आपका। सर, हुआ क्या है विधानसभा में जो ये पूरा मामला देखने में आया है? विनोद चमोली जी ने बोला है कि वो उत्तराखंडी हैं और आपकी भाषा बता रही है कि आप उत्तराखंडी नहीं है, आप पार्टी लाइन के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो जनता जानना चाहती है पार्टी लाइन वाला क्या पूरा मामला था? देखिए यार, बात विशेष सत्र की है। विशेष सत्र चला, राज्य सरकार ने, जो कि भारतीय जनता पार्टी की फिलहाल सरकार है, वो एक इवेंट मेकर्स का काम कर रही है। वो इवेंट को जनरेट करना जानते हैं, उनका काम यही है। उनका विकास से कोई लेना देना नहीं है, उनके लोगों की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है, उनका स्वास्थ्य शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। उनका जो है ना, सिंपल सा एक फंडा रहता है कि लोगों को सिर्फ मूर्ख बनाना है। एक हर्ष का विषय था कि उत्तराखंड 25 साल पूरे करने जा रहा है और रजत जयंती मनाई गई, जिसमें विपक्ष ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और लेने की कोशिश की। हम गए और वहां पे रोड मैप जैसी कोई बात ही नहीं थी। वहां तो सीधा सीधा उन्होंने पहाड़ मैदान का जो है मुद्दा उठाने का कार्य किया, श्रेय लेने का कार्य करा कि उत्तराखंड हमारा है, हमने बनाया है। जो तिवारी जी के टाइम की जो उत्तराखंड सरकार जो ये जब चला,
पहली सरकार चुन के आई, जो तिवारी जी के डेवलपमेंट है उसको कहीं ना कहीं डाउन करने की कोशिश की, चाहे उसमें सिडकुल हो, चाहे हरिद्वार का आपका ये अगस्त क्रांति भवन हो, चाहे हिल बाई एक्सटेंशन हो, चाहे हरिद्वार की जितने अनगिनत और प्रदेश के अनगिनत काम है वो हो, आपका उधम सिंह नगर में सिडकुल हो, वहां पे सिर्फ एक फंडा चल रहा था, मैं कि हमने किया। और लास्ट में जब वो बिल्कुल एकदम उसमें आ गए, एकदम डिक्टेटरशिप में आ गए, तो उन्होंने सीधा सीधा फिर अपने आप को उत्तराखंडी बताना कोशिश आप शुरू किया। आप क्या मानते हैं ये मामला मतलब हुआ क्या था कि मतलब जो ये नौबत आ गई, उस समय देखा गया कि संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल को बीच बचाव करना पड़ा आप लोगों के बीच, तो मामला है ये क्या? बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति बीकेटीसी में विवाद फिर गहरा गया है। बद्रीनाथ के रावल अमरनाथ नंबूदरी ने महाभिषेक और अन्य पूजाओं में अव्यवस्थाओं पर आपत्ति जताई, जिसके बाद समिति में हड़कंप मच गया है। वहीं रावल के ऐतराज के बाद अब कोई भी अतिथि या अधिकारी पूजाओं में तभी शामिल हो सकेगा जब उसकी जानकारी सीईओ के संज्ञान में लाई जाएगी। अब बीकेटीसी प्रशासन ने नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। विधानसभा विशेष सत्र पर कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने सरकार पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि रजत जयंती पर यह सत्र प्रभावी नहीं रहा और सरकार को आत्ममंथन करना चाहिए कि 25 वर्षों में राज्य ने क्या हासिल किया। साथ ही उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन, सड़कों की दुर्दशा और पर्यटन विकास की धीमी रफ्तार को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया और ठोस नीति बनाने की मांग की। देखिए, ये 25वें वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं और रजत जयंती वर्ष प्रदेश सरकार मना रही है, तो मैं इसके लिए बधाई भी देना चाहता हूँ। लेकिन आज पूरे उत्तराखंड के वर्तमान सरकार को चिंतन मनन करने की आवश्यकता है कि हमने क्या खोया है, पाया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि निश्चित रूप से हमने उपलब्धि हासिल नहीं करी है, लेकिन जिस मूल भावना से उत्तराखंड राज्य आंदोलन हुआ था, वो अपनी सही दिशा की ओर नहीं जा रहा है। आज देखेंगे, चाहे हमारा जो शिक्षा, जो महत्वपूर्ण बुनियादी सवाल है, शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल पटरी से उतर चुकी है। आज प्रदेश सरकार लगभग 488 विद्यालयों को, चाहे वो हाई स्कूल इंटर, उनको बंद करने का काम कर रही है, जबकि स्पष्ट है कि किसी भी व्यक्ति को शिक्षा से वंचित, किसी भी छात्र को शिक्षा से वंचित ना किया जाए। आज स्वास्थ्य, पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। हमारे चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, पलायन बड़ी तीव्र गति से हो रहा है, उसके लिए कोई ठोस नीति बनाने का काम नहीं किया जा रहा है। पर्यटन के लिए आप देखेंगे कि हमारे पूरे पर्वतीय क्षेत्र की जो रोड कनेक्टिविटी है, आज हम सब उससे बहुत प्रभावित हो रहे हैं कि वहाँ पर पूरी गड्ढे हैं। मुख्यमंत्री के कहने के बावजूद भी गड्ढे नहीं भरे जा रहे हैं। उसके अलावा चाहे जितने भी सवाल हैं, मुझे लगता है कि निश्चित से सरकार ने सिर्फ ये अपनी वाहवाही लूटने के लिए विशेष सत्र आयोजित किया गया है और कोई ऐसी उपलब्धि नहीं रही, ना कोई ऐसा रोड मैप, कोई ऐसा विजन सरकार ने उस सदन में प्रस्तुत किया। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति बीकेटीसी में नए बोर्ड गठन के बाद भी विवाद जारी है। बता दें, रावल अमरनाथ नंबूदरी की ओर से महाभिषेक और अन्य पूजाओं में अव्यवस्थाओं पर आपत्ति जताने के बाद सामने आया है, जिससे समिति में हड़कंप मच गया है। वहीं केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा सर्वोपरि है और सरकार जल्द ठोस कदम उठाएगी। जी बिल्कुल, समय समय पर, क्योंकि वो एक विश्व प्रसिद्ध धाम है, वहाँ दुनिया से लोग आते हैं और जब वहाँ दर्शन के लिए जाते हैं तो कभी कभी विवाद की स्थिति भी हो जाती है। तो निश्चित तौर पर इतने बड़ा जो वहाँ पर यात्रा का जो समय रहता है, वहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें भी उन लोगों को झेलनी पड़ती है। तो एक मेरे संज्ञान में भी ऐसे आया है कि एक आदेश कमेटी द्वारा निकाला गया है कि जो भी जिसके भी वहाँ पे वीआईपी जाएंगे, उनको एक पत्र के माध्यम से बद्री केदार बीकेटीसी के सीईओ को लिख के देना पड़ेगा कि ये मेरे द्वारा इस तरह से ये लोग हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे।
बिहार चुनाव की ऐसी कवरेज जो पहले कभी नहीं हुई। टीवी 9 की हाईटेक बस से मेरे साथ देखिए एडी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। हम घूमेंगे बिहार और बताएंगे केकर बनी सरकार। महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद मैं आ रहा हूं बिहार, खोलने नेताओं की पोल। देखिए पोल खोल। मैं दिखाऊंगा उम्मीदवारों का रिपोर्ट कार्ड, वोटर बताएंगे हमारा नेता कैसा है। बिहार में अलग अलग जाति की कहानी, जनता और एक्सपर्ट की जुबानी। मैं पूछूंगा सवाल बिहार के बड़े बड़े नेताओं से, करूंगा उनके इंटरव्यू। बिहार में इस बार किसकी सत्ता, चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज मेरे साथ। इलेक्शन मतलब टीवी 9 भारतवर्ष, अब से लेकर रिजल्ट के दिन 14 नवंबर तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र में बीजेपी विधायकों के विवादित बयानों से सियासत गर्मा गई है। विनोद चमोली और किशोर उपाध्याय के बयानों ने एक बार फिर पहाड़ बनाम मैदान की बहस को हवा दे दी है। वहीं विपक्ष ने सदन में कड़ा विरोध जताया। वहीं बसपा विधायक शहजाद और उपाध्याय की प्रतिक्रियाओं ने माहौल को और तनावपूर्ण बना दिया है। उत्तराखंड के 25 वर्षों को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। धर्मपुर से भाजपा विधायक विनोद चमोली, विकासनगर से भाजपा विधायक मुन्ना सिंह चौहान और टिहरी से भाजपा विधायक किशोर उपाध्याय के जिस तरीके से बयान सामने आए, उनके बयानों से प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। इसी के साथ ही प्रदेश की सियासत तो गर्माई ही है, लेकिन वही दूसरी ओर जनता में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है, खासतौर पर हरिद्वार और उधम सिंह नगर में। देखा जाए तो जिस तरीके से जो बयान सामने आए, चाहे मुन्ना सिंह चौहान ने जिस तरीके से डेमोग्राफी चेंज को लेकर और ब्रह्मपुरा को लेकर जो बयान दिए, विधायक विनोद चमोली ने जिस तरीके से उत्तराखंड को लेकर बात कही कि मैं उत्तराखंडी हूँ, तुम नहीं लग रहे हो, हरिद्वार के विधायक रवि बहादुर से कहा। इसी के साथ ही चाहे विधायक किशोर उपाध्याय का बयान हो, जिस तरीके से उन्होंने टिहरी डैम को लेकर जो बयान दिया, तो इस तरीके के जो बयान सामने आए, उससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और हरिद्वार में ये एक मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है और हरिद्वार के जो विधायक हैं वो इस मुद्दे को लेकर अब जनता के बीच में जा भी रहे हैं और इस मुद्दे को अब ये मुद्दा उठता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे लक्सर से विधायक शहजाद हो, बसपा विधायक हैं, या फिर जो विधायक रवि बहादुर हो, कांग्रेस से विधायक हैं, या फिर निर्दलीय विधायक उमेश कुमार हो, या फिर अन्य विधायक हों, वो इस मुद्दे को जनता का मुद्दा बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये मुद्दा काफी तूल पकड़ता हुआ अब हरिद्वार में खासकर देखने को मिल रहा है। हरिद्वार के साथ साथ उधम सिंह नगर में भी ये मुद्दा अब देखने को मिल रहा है। और क्योंकि हरिद्वार के साथ साथ उधम सिंह नगर भी जो है इफेक्ट होता है और हरिद्वार का असर उधम सिंह नगर पर भी और कुछ कुछ सीटों पर, देहरादून की जो कुछ मैदानी सीटें हैं वहां पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में आने वाले समय में पार्टी को इससे मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है। वहीं अब अगर समीकरणों को समझा जाए किस वजह से जो है पार्टी को इससे नुकसान झेलना पड़ सकता है, अगर उन समीकरणों को समझा जाए तो हरिद्वार की अगर बात की जाए तो हरिद्वार में मुस्लिम वोटर और दलित वोटर सबसे ज्यादा फैक्टर बनता है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अगर पहले से ही देखा जाए सियासी समीकरणों के आधार पर अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी पहले से ही वहां पर सियासी समीकरणों में उलझी हुई है। 2022 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो 2022 के विधानसभा चुनाव में हरिद्वार की 11 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी मात्र 3 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई थी। कांग्रेस पार्टी ने 6 विधानसभा सीटें जीती थी, एक बसपा के विधायक शहजाद ने लक्सर सीट जीती थी और एक निर्दलीय विधायक ने वहां पर कब्जा किया था। तो इस तरीके से जो है जो 11 की 11 सीटों को अगर देखा जाए तो खासतौर पर इसी के साथ ही हरिद्वार के साथ साथ अगर उधम सिंह नगर को भी देखा जाए, क्योंकि उधम सिंह नगर को लेकर के भी ये मामला बना, तो उधम सिंह नगर में भी पहले जो है कांग्रेस पार्टी की ज्यादा सीटें 2022 में देखने को आई थी। तो ऐसे में अब आने वाले समय में इससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान झेलना पड़ सकता है। इस तरीके की तमाम चर्चाएं भी प्रदेश में होती हुई दिखाई दे रही है।
ऐसे में हालांकि चुनाव में 1.5 साल का वक्त है और 1.5 साल तक ये मुद्दा कितना चलता है और आने वाले चुनाव में 2027 के चुनाव में इस मुद्दे का कितना असर पड़ता है, यह तो देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी रोहित के साथ मैं सैनी, जनता टीवी, देहरादून। और इसी बीच रुक करेंगे हरिद्वार से बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हरिद्वार से आपको बता दें, हरिद्वार में टावर केबल चोर गिरफ्तार कर लिए गए। भेल सेक्टर 5 में रंगे हाथों चोरों को पकड़ा गया। एयरटेल टावर से आरोपी को दबोच लिया गया। वहीं पुलिस ने इस दौरान 15 मीटर केबल बरामद की है। लगभग 14,000 रुपए का चोरी का सामान इस दौरान बरामद किया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी हरिद्वार से आपको बता दें, जहां पर टावर केबल चोर को गिरफ्तार कर लिया गया है। भेल सेक्टर 5 में चोर को रंगे हाथों पकड़ा गया। एयरटेल टावर से चोरी करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही पुलिस ने 15 मीटर केबल इस दौरान बरामद की। लगभग 14,000 रुपए का चोरी का सामान बरामद किया गया है। देहरादून के रेस कोर्स स्थित पुलिस लाइन में उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर रजत जयंती रैतिक परेड का भव्य आयोजन हुआ। इसमें राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड की सलामी ली। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परेड उत्तराखंड की आत्मा का प्रतीक है, जहां संस्कृति, साहस और समर्पण झलकता है। साथ ही सीएम धामी ने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर कहा कि यह उत्तराखंड के स्वर्णिम दशक की शुरुआत है। पहला संदेश है जय हिंद, जय उत्तराखंड। आज का दिन बिल्कुल स्पेशल था क्योंकि आज हमने देखा कि उत्तराखंड की जो रजत जयंती है उसके अंदर में क्या हमारी उपलब्धियां हैं। आज परेड ने एक चीज साबित की कि आज की जो परेड थी उसकी लीडरशिप हमारी महिला कर रही है। जो महिला सशक्तिकरण है उसका फल है कि आज इस स्थिति में है। आज यहाँ पर युवाओं का, बच्चों का जो पार्टिसिपेशन था, योगदान था, जो उनके अंदर में उत्साह था, बिल्कुल अलग था। आज एक और बहुत स्पेशल बात हुई कि आज वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है उसका 150वां वर्ष पूरे हुए हैं। आज उसको जब सुना तो एकदम राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम, उसका एक अलग जज्बा है। आज की परेड बहुत ही सुंदर परेड थी और इसके अंदर में हर एक दस्ते ने एक बहुत ऊंचे स्टैंडर्ड का आज प्रदर्शन किया है। आज हम सब ने मिलकर संकल्प लिया है कि आने वाले वर्षों में जो हमारी उपलब्धियां अभी तक रही हैं उनके बल पर आने वाले समय के अंदर में किस प्रकार उत्तराखंड को हम 2047 और जो 21वीं सदी के जो चैलेंजेस है उनको पूरा करने के लिए किस प्रकार से तैयार हैं। मुझे तो लगता है कि जिस प्रकार से हमारी उपलब्धियां रही हैं और जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथ जी के प्रांगण से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक है, तो उससे हमने प्रण लिया है कि आने वाले समय के अंदर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, विकास वो किस प्रकार लेके जाएंगे। कभी कभी ऐसा लगता है कि प्रभु का, शिव जी का बिहार चुनाव की ऐसी कवरेज जो पहले कभी नहीं हुई। टीवी 9 की हाईटेक बस से मेरे साथ देखिए एडी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। हम घूमेंगे बिहार और बताएंगे केकर बनी सरकार। महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद मैं आ रहा हूं बिहार, खोलने नेताओं की पोल। देखिए पोल खोल। मैं दिखाऊंगा उम्मीदवारों का रिपोर्ट कार्ड, वोटर बताएंगे हमारा नेता कैसा है। बिहार में अलग अलग जाति की कहानी, जनता और एक्सपर्ट की जुबानी। मैं पूछूंगा सवाल बिहार के बड़े बड़े नेताओं से, करूंगा उनके इंटरव्यू। बिहार में इस बार किसकी सत्ता, चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज मेरे साथ। इलेक्शन मतलब टीवी 9 भारतवर्ष, अब से लेकर रिजल्ट के दिन 14 नवंबर तक। लिए अपनी यात्रा का एक संकल्प लिया है। मैं आप सबको, पूरे मीडिया कर्मी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इतना सुंदरता से उत्तराखंड की उपलब्धियां और जो हमारे संकल्प है
हमारे राज्य के लिए बहुत शुभ अवसर है कि 25 सालों की यात्रा यहाँ पूरी हुई है और 25 सालों में राज्य ने अनेक उपलब्धियाँ हासिल की और इन 25 सालों के सफर से जो अनुभव मिले हैं, जो उपलब्धियाँ मिली हैं, उन सबसे आगे बढ़ते हुए हम अगले 25 सालों का रोड मैप बनाकर स्वर्णिम उत्तराखंड बनाने संकल्पित होकर कार्य करेंगे। अनेक उत्तराखंड वासी का इसमें योगदान इस अवसर पर उत्तराखंड राज्य के लिए अपना बलिदान सभी राज्य के अधिकारियों देश की सीमाओं पर रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले हमारे जवानों को भी नमन करता हूँ और हम ये संकल्प लेते हैं इस अवसर पर कि हम उनके हमारे सैनिकों स्वप्न के अनुसार उस स्वप्न को साकार करते हुए एक स्वर्णिम उत्तराखंड का निर्माण करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता हूँ कि उनके नेतृत्व में राज्य को अनेक विकास परियोजनाएं, अनेक विकास के काम हुए। इसके साथ साथ स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी स्मरण करता हूँ, उनको भी नमन करता हूँ कि प्रधानमंत्री रहते हुए उत्तराखंड राज्य का। वहीं रुड़की में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर एक कारोबारी से 30 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। धमकी भरी कॉल विदेश से आई थी। वहीं जांच में कॉल आर्मेनिया से होने की पुष्टि की गई है। पुलिस ने इस रैकेट में शामिल एक आरोपी आशीष सैनी को गिरफ्तार किया है, जबकि मास्टरमाइंड अजय हुड्डा अब भी आर्मेनिया में छिपा हुआ बताया जा रहा है। 30 अक्टूबर को वादी कुमार द्वारा पुलिस पे आके सूचना दी गई थी थाना क्लियर पुलिस में कि धनौली क्षेत्र में एक संपन्न व्यवसायी है और उसका ई रिक्शा या एक्टिवा की एजेंसी वगैरह है और कुछ दिन पूर्व उसकी जो वाइफ है वो इलेक्शन भी जिला पंचायत का लड़ी थी। उसकी संपन्नता को देखते हुए अभी 30 तारीख के दिन लॉरेंस बिश्नोई के नाम से 30 लाख की रंगदारी की उसको डिमांड आई थी। तत्काल इसमें एसपी ग्रामीण सीओ रुड़की और सीआईयू की टीम और साथ में हमारे एसओ कलियर की टीम में मिलकर एक चीज पर गहनता से विवेचना करते हुए ये बात तथ्य प्रकाश में आए थे कि ये जो नंबर है ये आर्मेनिया से ये कॉल आया था और जब ये बात आगे क्लियर हुई कि आर्मेनिया से वो नंबर और कहाँ बात कर रहा है, तो ये बात तथ्य प्रकाश में आया कि ये जो व्यक्ति है इसका नाम अजय हुड्डा है और ये रोहतक का रहने वाला है। वही अपने परिजनों के भी ये लगातार संपर्क में था। जब पुलिस ने आगे अपनी जांच को बढ़ाया तो ये बात सत्य प्रकाश में आया कि अजय हुड्डा यही कलियर क्षेत्र में भादराबाद के पास में ही एक व्यक्ति आशीष सैनी उसके संपर्क में था और आशीष सैनी द्वारा ही ये नंबर उसे प्रोवाइड कराया गया था। और पुलिस की पकड़, क्योंकि विदेश से कॉल आने के संपर्क में उसे ये मालूम था कि पुलिस इस पर ज्यादा विवेचना नहीं कर पाएगी, इसको ही देखते हुए उसने अपने दोस्त को एक नंबर प्रोवाइड कराया था जिससे धमकी दी गई थी। पुलिस ने सभी विवेचना के उपरांत जितने भी हमारे पास तथ्य आए उसको देखते हुए आशीष सैनी नामक किसी युवक की अरेस्टिंग की गई है जो अभी बीएससी एजी का छात्र भी है और इसका जो दोस्त है अजय हुड्डा वो अभी फरार चल रहा है, वो आर्मेनिया में है। शीघ्र ही उसके प्रत्यर्पण की कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार से ये पूरे घटनाक्रम को हटाने के बाद पुलिस के द्वारा किया गया। मैं पुलिस बल को इसके लिए बधाई देता हूँ। बहुत कम समय में और बहुत अच्छी कार्रवाई करते हुए इनके बारे में वाली वारदात सामने आई है, जहां एक घर में पहले ही आग की त्रासदी से मातम पसरा था और अंतिम संस्कार के दौरान ही खून की होली खेल दी गई। मृतक के चाचा ने बीच सड़क पर मामा का गला रेत दिया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई और अस्पताल में डॉक्टरों ने घायल को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी की तलाश में दबिश तेज कर दी है। इलाके में दहशत का माहौल है। जो कल घटनाक्रम हुआ था आग से जलने वाला, उसमें जो उसके चाचा थे जिनका नाम अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, उन्होंने आज जो सहारनपुर से कुछ लोग दुख जताने के लिए यहाँ पर आए थे, जो प्रथम दृष्टया हमको बताया गया। तो मृतक के चाचा ने जो व्यक्ति यहाँ आए थे सोनू चौहान जिनका नाम था, उनपे ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला किया।
ड्यूरिंग ट्रीटमेंट के साथ हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उनकी डेथ हुई है। अभी परिजनों से विस्तार से हम बातचीत कर रहे हैं, उसके बाद चीजें स्पष्ट होंगी, क्या कारण थे, घटनाक्रम क्यों हुआ। बाकी अभी मेन परिजनों से बात करना हमारा अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। सर, ये मामा का ऑर्डर किया गया जो लड़का मरा था। यस सर, है इसमें जो लीगल कार्रवाई होती है अभी इमीडिएट FIR करके हमारी टीमें लग गई हैं। जो मेन अभियुक्त है जिस पे आरोप लगाया जा रहा है उसकी हम पड़ताल करेंगे, उसको पकड़ेंगे। अभी उसमें अभी आधा घंटा पहले का ही घटना। उत्तरकाशी भतवाड़ी ब्लॉक के हिना गांव के जंगल में घास लेने गई महिला पर भालू ने अचानक हमला कर दिया। वहीं परिजन और ग्रामीण तुरंत जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन महिला की मौत हो चुकी थी। घटना से ग्रामीण दहशत में है और वन विभाग से भालू को पकड़ने और क्षेत्र में गश्त बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। वह घास लेने गई और जंगल में जैसे ही वहां पहुंची तो भालू उनको कहीं दिखा, उसकी आवाज़ आएगी तो भालू के डर के मारे वो दौड़ने लगी। भालू भी पीछे से दौड़ा उनके पीछे, तो ऊपर पहाड़ियाँ तो ही और इस प्रकार से जो है मेरे ख्याल से झपटा जैसे ही मारते थे तब तक और एट द स्पॉट उनका जो है वहाँ पर देहांत हो गया। अभी हम उनको हॉस्पिटल भी लेके आ रखे हैं और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया अभी जारी है। यहाँ पर वन विभाग से तो हमारा करबद्ध निवेदन करेंगे, हम उनसे आक्रोशित नहीं है बिल्कुल भी। हम एकमात्र बात करना चाहते हैं कि हम जितने पहाड़ के लोग हैं यहाँ पर वो खूब यहाँ पर पेड़ लगाएं, खूब बाघ पालें, खूब भालू पालें, बंदर पालें, गोनी पालें, जीव जंतु जितना पालें, लेकिन हमारे तमाम जितने इन गाँव के लोग हैं इनको कहीं सुरक्षित स्थानों में जाकर के बसा दें और ये तसल्ली से जो चाहे सो करें। यहाँ पे हमारा एक ही निवेदन उनसे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।